ऑस्ट्रेलियन पार्टनर वीज़ा, ये लफ्ज़ मैं जब भी सुनता हूँ तो मेरे ज़हन में दो तरह के इंडिकेशन आते हैं। एक, ये सबसे महंगा वीज़ा है जिसकी फ़ीस तकरीबन 8,000 के करीब है। दूसरा, किस तरह लोग गलतियाँ करके इसमें अपने लिए रिफ्यूज़ल लेते हैं। हाँ जी, आज मैं बात करूँगा 8 किस्म की गलतियाँ जो कि आम तौर पर लोग अपने पार्टनर वीज़ा में करते हैं। सबसे पहली गलती, रशिंग टूवर्ड्स इट। रशिंग टूवर्ड्स इट का मतलब ये है कि जैसे ही लोग समझते हैं हमारी शादी हुई है या जैसे ही वो एक रिलेशनशिप में एंटर हो गए हैं तो इट्स अ राइट टाइम टू अप्लाई द वीज़ा। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई बंदा या बंदी डिफेक्टो रिलेशनशिप में है तो डिफेक्टो रिलेशनशिप के लिए एक शर्त मौजूद है कि ये कम से कम 12 महीने के लिए होना चाहिए, या रिलेशनशिप रजिस्टर हो जाना चाहिए, या शादी जो है वो रजिस्टर हो जानी चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होती, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अगर नहीं होती और वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया जाता है तो मोस्ट लाइकली ये रिफ्यूज़ल की जानब लेके जाएगा। गलती नंबर 2, लॉजिंग द वीज़ा एट द लास्ट मोमेंट। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों के पास वीज़ा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और बिल्कुल आखिरी वक्त में जाके इसको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट का सिस्टम डाउन होता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि एक बंदा था, उसका बेसिकली वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। उसने क्या किया कि पार्टनर वीज़ा बिल्कुल लास्ट लम्हे पे छोड़ा। अब वो लॉन्च नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे जाके उन्हें लॉन्च किया जबकि उसका पिछला वीज़ा एक्सपायर हो चुका था। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसमें स्केड्यूल 3 आ जाता है, इसमें आप अनलॉफुल हो जाते हैं, इसमें ब्रिजिंग ए की बजाय ब्रिजिंग सी आ जाता है, वर्किंग राइट्स नहीं आते। तो कभी भी कोई भी वीज़ा, बात ये नहीं है कि सिर्फ पार्टनर वीज़ा, कोई भी वीज़ा आप आखिरी मिनट तक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। गलती नंबर 3, फॉरगेटिंग द स्पॉन्सरशिप कंपोनेंट। अच्छा, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन होती है और दैट्स ऑल। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे भी हैं कि उसमें एक वीज़ा एप्लीकेंट की एप्लीकेशन होती है, दूसरा स्पॉन्सर की एप्लीकेशन होती है। पार्टनर वीज़ा के अंदर भी 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, एक वीज़ा एप्लीकेंट की और दूसरा स्पॉन्सर की। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैंने देखा कि जो खुद से लॉन्च कर रहे होते हैं उन्होंने सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन कर दी होती है लेकिन पार्टनर कंपोनेंट रह गया होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। इसका ये मतलब है कि आपने आधी एप्लीकेशन की है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन की है। इसमें ब्रिजिंग ए तो आ जाता है, अगर आप इधर ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपके पास सब्सटेंटिव वीज़ा है, ये लॉन्च भी हो जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी। लेकिन जब केस ऑफिसर केस को खोलेगा, ये इसको असेस करेगा, तो वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये देखेगा कि इन्होंने कितनी एप्लीकेशन जो है वो अपनी लॉन्च की हैं। इस लॉन्चमेंट के अंदर इसको वीज़ा एप्लीकेशन भी लॉन्च करनी थी, स्पॉन्सरशिप भी लॉन्च करनी थी, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसका ये मतलब है कि ये सीधा सीधा रिफ्यूज़ल है, या केस ऑफिसर में भी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ करते हुए आपसे पूछ सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है जिससे रिफ्यूज़ल हो सकता है, और ऐसा मुमकिन है कि इस रिफ्यूज़ल की वजह से बहुत सारे आपको कॉस्ट पड़े, जिससे फाइनेंशियली और आपको साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी हो सकती हैं। गलती नंबर 4, ये सोचना कि आपने पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर दिया है और आपका जो पिछला वीज़ा है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे है और उसका स्टूडेंट वीज़ा आज से 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला है और उसने अभी पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो उसको ये लगता है कि उसका स्टूडेंट वीज़ा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको वो स्टूडेंट वीज़ा को कंप्लाई करना होता है। पार्टनर वीज़ा बेशक आपने अप्लाई कर दिया, आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आ गया, आपको ब्रिजिंग ए भी आ गया, लेकिन वो ब्रिजिंग ए एक्टिव नहीं होता जब तक स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर नहीं होता। और कोई भी वीज़ा उसको आप वॉलंटियरली कैंसिल करवाएं या वो फोर्स्ड कैंसिल हो तो उसमें एसोसिएटेड विद दैट एप्लीकेंट सारे वीज़ास कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको वो स्टूडेंट वीज़ा उसके साथ कंप्लाई करना है या कोई ऐसा हल ढूंढना है कि आपको दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ की फीस ना देनी पड़े, सारी चीज़ों को कंप्लाई ना करना पड़े। ऐसा मुमकिन है, इसका सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर ये सोचना कि आपने जैसे ही पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर दिया वो आपके तो फुल वर्किंग राइट्स आ गए, आपका पिछला वीज़ा खुद बहुत कैंसिल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे भी रिफ्यूज़ल हो सकता है। गलती नंबर 5, फॉरगेटिंग टू अपडेट द डिपार्टमेंट। अब होता क्या है कि एक बंदे ने अनश्योर आके पार्टनर वीज़ा अप्लाई किया। अब जैसे जैसे वक्त चलता गया बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपने एक जगह से एड्रेस दूसरी जगह पे चेंज कर दिया। अब स्पॉन्सर वीज़ा एप्लीकेंट में से एक ने डिपार्टमेंट को अपडेट किया, एक ने नहीं किया। अब डिपार्टमेंट वुड बी अंडर द इम्प्रेशन कि ये बेसिकली कोई डाउटफुल रिलेशनशिप है इनका,
या बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इनके चेंज हुए हैं लेकिन उन्होंने हमें किसी किस्म की कॉल नहीं दी, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। जैसे जैसे आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जैसे जैसे एड्रेस चेंज हो सकता है कि बेबी हो गया हो सकता है कि जो दूसरा पार्टनर है उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेली कहीं ओवरसीज जाना पड़ गया, वहाँ पे रहना पड़ गया, काम के सिलसिले में, फैमिली के सिलसिले में, एक बंदा जो है वो यहीं पे है, तो उसको बेसिकली भूल जाना, अपडेट करना डिपार्टमेंट के साथ, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे क्या होगा कि जो केस ऑफिसर है उसके जहन में शक शुबहात आएंगे और वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। हो सकता है इसके लिए वो आपको कॉल करें, उस आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट करें। तो कभी भी जब आपने पार्टनर वीज़ा लॉन्च कर दिया तो डिपार्टमेंट को अपडेट करते रहें ताकि किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। गलती नंबर 6, बीइंग वेग अबाउट द रिलेशनशिप एंड देयर डेट्स। अब होता क्या है कि जो पार्टनर वीज़ा है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और जो डेट्स हैं, प्लेसेस हैं, वो की कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। अब डिपार्टमेंट जो है वो ये जानना चाहते हैं कि जब आपने पार्टनर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले आपका रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुआ। मिसाल के तौर पे आप किस डेट को पहली दफ़ा मिले, आपने कब कमिट किया कि अब आइंदा से आप पार्टनर रहेंगे, आपने कब शादी हुई या शादी नहीं हुई, तो आपके डिफैक्टो रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुए। तो ये सारी डेट्स अगर आपकी वेग रह जाती हैं और आप डिपार्टमेंट को इसके बारे में नहीं बताते, मिसाल के तौर पे आपका जो डेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ और हैं, एप्लीकेशन में कुछ और हैं, स्टेटमेंट के ऊपर कुछ और हैं, बेशक आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है तो इसमें होगा क्या कि रिफ्यूज़ल के चांसेस भी हैं। उसके अलावा इसमें डिले भी आ सकते हैं और इसमें डिपार्टमेंट का ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपका भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली इसको शक की आंख से देखेगा कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो हमेशा डेट्स, प्लेसेस, इसके बारे में आपने कभी भी वेग नहीं रहना। डिपार्टमेंट को आपने क्लैरिटी देनी है कि ये कब कब हुआ, इसीलिए वो स्पेसिफिकली ये डेट्स और प्लेसेस मांगते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इट्स अ बिग मिस्टेक। इससे रिफ्यूज़ल हो सकता है, डिले हो सकता है। गलती नंबर 7, डिपार्टमेंट को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के बारे में बताना। अब रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और ऑस्ट्रेलियन पार्टनर वीज़ा के अंदर इन रिलेशनशिप के एस्पेक्ट के बारे में डिपार्टमेंट को जानना है। उसमें आपके सोशल एस्पेक्ट हैं, उसमें आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, उसमें आपके हाउस होल्ड हैं, उसमें आपके जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप है। अगर आप डिपार्टमेंट को ये सारे एस्पेक्ट नहीं बताते तो पोटेंशियली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, पोटेंशियली ये डिले हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपको ये भी बताना है कि फाइनेंस के अंदर कौन रेंट पे कर रहा है, आपके जॉइंट स्टेटमेंट है नहीं है, घर के अखराजात कौन चला रहा है। इसी तरह सोशल के अंदर आपने अपने दोस्तों में जाते हैं या आपका जो सोशल मीडिया है, मिसाल के तौर पे फेसबुक के ऊपर आपकी तस्वीरें जो हैं वो चेक की जा सकती हैं, आपका इंस्टा को देखा जा सकता है। इसी तरह जो हाउस होल्ड के बारे में यह है कि कौन क्या मैनेज कर रहा है। इसी तरह आपका जो जेन्युइननेस ऑफ रिलेशनशिप का रिलेशनशिप जो है आपका कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी जेन्युइननेस है, इस बंदे का किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है आपको डिपार्टमेंट को बताने पड़ते हैं। अगर आप सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका ये मतलब है कि रिलेशनशिप डिपार्टमेंट की नज़र में जेन्युइन नहीं है। इसमें होगा क्या कि या तो रिफ्यूज़ल हो सकता है या डिले हो सकता है या इसमें आपके बहुत सारे नुकसानात हैं। तो कोशिश करें कि आप एक एस्पेक्ट को डिस्कस करने की बजाय आप 4 के 4 एस्पेक्ट जो हैं वो उनको डिस्कस करें, जिससे आपका वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो बढ़ जाता है और वो सारी चीज़ें स्मूथ जाती हैं। गलती नंबर 8, प्रोवाइडिंग द फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जो फार्मूला है, ये गलती है, ये एक ही वीज़ा पे अप्लाई नहीं होती। बेशक आप पार्टनर वीज़ा पे हैं, आप कोई और वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप किसी किस्म का कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या कभी भी डिटेल्स ना दें जो कि फ्रॉडुलेंट हैं, यानी कि फोर्ज डॉक्यूमेंट, अमेंडेड डॉक्यूमेंट या कोई शेडी डॉक्यूमेंट आपको कभी भी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं करना। डिपार्टमेंट विल फिगर आउट और आप पे 4020 PIC जो है वो इंप्लीमेंट हो सकती है, जिसका मतलब है 3 years एक्सक्लूजन पीरियड। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे या आपका कोई और सवाल है पार्टनर वीज़ा के बारे में या किसी और वीज़ा के हवाले से, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें कमेंट करें, आप हमें सवाल करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे सवालों का जवाब दे सकूं या दूसरे और टॉपिक्स को कवर कर सकूं। थैंक यू।